Hello everyone, very welcome to our channel Online GS by दिवाकर and this is सत्यम परमार। फ्रेंड्स, आज के अपने सेशन में रिसर्च एप्टीट्यूड ये अपन लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके कुछ PYQs हैं और इन्हीं के आधार पर अपन लोग क्या पढ़ेंगे, इनकी डिटेल्स को भी जानेंगे। और ये जो आपका पेपर फर्स्ट होता है किसका? यूजीसी नेट का। ठीक है, यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट होता है और इसका ये जो टॉपिक होता है वो कौन सा होता है? सेकंड इसका टॉपिक होता है। तो आज अपन लोग इसको पढ़ेंगे। इससे पहले अपन लोगों ने जो क्लास की थी वो की थी टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो वो आप लोगों ने देख ली होगी। और वो कहाँ मिलेगी आप लोगों को? तो वो जो आपका चैनल है यूजी स्टडी PYQ, उस पर जाकर के आप देखेंगे तो वो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, हिस्टोरिकल रिसर्च हैज द लिमिटेशंस ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, एनालिटिकल सिंथेसिस या फिर यूनिवर्सल जनरलाइजेशन, प्रोबेबल कंक्लूजन। तो यहाँ पे आप लोगों के ऑप्शन ये दिए गए हैं, हिंदी में देख लीजिए। जो ऐतिहासिक अनुसंधान है इसका सीमा बंधन क्या होता है, किस पर ये टिका होता है? समस्या की पहचान करना या फिर विश्लेषणात्मक संश्लेषण करना, यानी कि इनका जोड़ तोड़ कर करके अलग अलग करके इनका क्या करना? विश्लेषण करना। सार्वभौमिकीकरण, सामान्यीकरण होना या फिर संभावित निष्कर्ष होना। तो इसका क्या आंसर सही होगा, आप लोग देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? जो ऐतिहासिक अनुसंधान होता है, जिसमें जो भी आप लोग ढूंढना चाहेंगे, जिस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, उसमें क्या देखेंगे सबसे पहले और वो कहाँ तक आप लोग उसको देख पाएंगे? तो उसमें सबसे ज्यादा जो सीमा बंधन किया जाता है वो क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक सामान्यीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक सामान्यीकरण हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐतिहासिक अनुसंधान क्या होता है आप उसको जान लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कई बार पूछे जाते हैं। तो जो ऐतिहासिक शोध है या फिर अनुसंधान है, ये होता क्या है इसको जानिए। ऐतिहासिक शोध आप लोग समझ रहे होंगे, इतिहास से जुड़ा हुआ, यानी कि जो अपनी घटना हो चुकी है अतीत में उसके बारे में शोध करना। यानी कि इसके अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं या फिर अतीत के तथ्यों का क्रम विन्यास, नियमितताओं एवं सामाजिक प्रभावों के संबंध में वर्तमान सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं की व्याख्या व विश्लेषण करना। यानी कि कोई घटना है जो कि इतिहास में घट चुकी है और उसका अपन लोग वर्णन कर रहे हैं, कब? अब प्रेजेंट में। ठीक है, कब कर रहे हैं? प्रेजेंट में कर रहे हैं। और ये जो घटना हो चुकी है वो कब हो चुकी है? पास्ट में हो चुकी है। तो इसका रिसर्च अपन लोग अब कर रहे हैं, प्रभाव इसका जो तब हुआ था उसके आधार पर कर रहे हैं। तो ये कौन सा होता है आप लोगों का? ऐतिहासिक अनुसंधान होता है। अब इसके सोर्स देख लीजिए, क्या क्या इसके सोर्स होते हैं। तो ये जो लुनबर्ग है, इन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों के लिए दो प्रमुख स्रोत बताए हुए हैं। वो कौन कौन से हो जाएंगे? पहला तो देखिए होता है लिखित सामग्री, और दूसरा क्या होता है? जो पुरातत्व विभाग के द्वारा भूमि की खुदाइयों से प्राप्त जो वस्तुएं होती हैं। लिखित सामग्री में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे कि जो प्रलेख होते हैं, प्राचीन ग्रंथ होते हैं, जिनमें आप लोग भगवत गीता वगैरह, कुरान वगैरह ये सब जो पढ़ते हैं, ग्रंथ हो जाएंगे। या फिर जो आपके प्राचीन सिक्के हैं, शिलालेख हैं, प्राचीन इमारतों पर जो लिखे होते हैं, अभिलेख, शिलालेख, इनसे भी क्या होता है? समझ आप लोगों को जानकारी किसकी मिलती है? इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आगे देखिए, जो द्वितीय है, दूसरे में क्या होगा? जो पुरातत्व विभाग है, यानी कि जो शोधकर्ता वाला जो विभाग होता है, इसमें ये क्या करता है? खुदाइयां करता है। और जो खुदाइयों में जो वस्तुएं इनको प्राप्त होती हैं, इससे भी अपन लोगों को क्या मिलती है? इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। खुदाइयों में क्या मिल सकता है? जैसे कि हड़प्पा सभ्यता आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें कितनी कितनी मूर्तियां मिली, मनके मिले, सिक्के मिले और भी औजार वगैरह मिले। तो इससे क्या लगाया उन्होंने? इतिहास के बारे में पता लगाया कि हाँ, पहले इस तरीके के काम होते थे। जैसे कि जौ के साक्ष्य मिल गए, जौ के, जिसमें उसको क्या बोला गया था? यव बोला गया था। तो इसके अनुसार उन्होंने माना कि जो इंसान था उसमें पहला जो उपाजा गया जो पौधा या फिर जो अनाज था वो क्या था? उसमें यव था। मानव की जो चावल के साक्ष्य मिले हुए थे, तो यानी कि इतिहास में भी लोग क्या करते थे? चावल खाते थे।
तो ये थोड़ी सी जानकारी किससे मिल जाती है, पुरातत्व विभाग के द्वारा। मूर्तियां हैं, बर्तन मिल गए, और भी कई सारे अवशेष हैं, जैसे हड्डियों वगैरह के अवशेष मिल जाते हैं। चाकू छुरियों के मिल जाएंगे, तो उससे समझ जाएंगे कि सब्जी काटना भी जानते थे। ठीक है, चलिए। अब जो ऐतिहासिक अनुसंधान है, इसके महत्व महत्व के बारे में हॉवर्ड ने लिखा हुआ है कि इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र को वर्तमान का इतिहास कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो ये किसने कहा हुआ है, जो इतिहास है आप लोगों का, उसको क्या कहा जाता है, अतीत का समाजशास्त्र कहा जाता है। और जो आपका आज का समाजशास्त्र है, इसको वर्तमान का इतिहास कहा जाता है। ठीक है, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में ऐतिहासिक शोध की आवश्यकता या फिर इसके महत्व को निम्न आधार पर समझा जा सकता है। देखिए कौन कौन से आधार हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पहला दिया गया है, अतीत के आधार पर वर्तमान का ज्ञान होना। कैसे होता है, जो ऐतिहासिक शोध होता है, ये ऐसी विधि है जिसके आधार पर अतीत की घटनाओं का आधार वर्तमान व्यवहार, प्रतिमान संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों और मनोवृत्तियों को सही रूप में समझा जा सकता है। जैसे अभी अपन लोगों ने जाना कि जो हड़प्पा सभ्यता थी या फिर जो नील घाटी सभ्यता है, ये सभी क्या होती हैं, इनमें पहले जो हुआ करता था, पहले लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, खाना पकाते थे, या फिर वो लोग घुमंतू थे। तो इन सभी से क्या जान लेते हैं अपन लोग कि आज के टाइम में भी वही लोग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा चेंज आया हुआ है कि आज जो टाइम चल रहा है अपना कैसा चल रहा है, एआई का, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका टाइम चल रहा है। लेकिन पहले इसमें कमी थी, आज के टाइम में थोड़ा सा सुधार हुआ है। तो इसका क्या करते हैं, एक तरीके का एक कंपैरिजन टाइप का करते हैं कि वर्तमान में क्या हो रहा है और पास्ट में क्या था। और जो जो आपके ग्रंथ वगैरह हैं, पुस्तकें वगैरह हैं, उनमें भी कुछ औषधियों के बारे में दिया होता है, या फिर कई सब चीजों के बारे में उसमें जानकारी दी होती है। तो आप उससे भी क्या करते हैं, प्रेजेंट में उसका लाभ उठा सकते हैं, उसके बारे में जान करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक उपयोगिता। व्यवहारिक जीवन में ऐतिहासिक विधि विभिन्न प्रकार के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विधि एक और अतीत की घटनाओं से संबंधित होती है, और उन तथ्यों के आधार पर वर्तमान जीवन में सुधार कार्यों के लिए भी एक विशेष दशा होती है। तो दूसरी ओर इसकी सहायता से अतीत के अनुभव में सबक लेकर के वर्तमान की गलतियों को सुधारा जा सकता है। यानी कि पहले जो युद्ध हुए, आप लोग जान जाएंगे कि किस बात पर युद्ध हुआ था, पानी पर हुआ या फिर जगह पर हुआ या फिर किसी चीज पर। तो अब उस गलती को आप लोग क्या करेंगे, दोहराएंगे नहीं, उसको दोहराने से बचेंगे कि हाँ यहाँ पे पहले जो युद्ध हुआ था या फिर पहले जो जिस तरीके से जीवन नष्ट हुआ था लोगों का, अब वो काम आप करने से बच जाएंगे और अपना सुधार करके चलेंगे। मानव सदैव ही क्या होता है, एक जिज्ञासु होता है और सुधारवादी प्राणी रहा है। संपूर्ण इतिहास में कोई भी ऐसा समय नहीं मिलता जब सामाजिक संगठन और विकास के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न न किए जाते रहे हों। ऐतिहासिक विधि ऐसे सभी अनुभवों का लाभ उठाकर सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान कर सकती है। ठीक है, आगे अतीत के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है। देखिए अतीत के प्रभाव का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, कि जैसे वहां पे कोई घटना हुई और उसके बारे में अपन लोगों ने क्या किया, शोध किया। शोध करने के बाद में हमें पता चला कि चलिए वहां पे एक युद्ध हुआ। क्या हुआ वहां पे, एक मिनट, यहाँ पे चलिए, युद्ध हुआ, या फिर कुछ यहाँ पे एक नदियां बह रही थी, नदी बह रही, और यहाँ पे कुछ लोग रहते थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग रह रहे थे इनके आसपास में, नदियों के आसपास में। ये एक जल भरा हुआ क्षेत्र था। आगे आगे क्या हुआ, पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ती चली गई। पॉपुलेशन बढ़ी और इन लोगों ने अपना क्या किया, यहाँ पे मिट्टी डाल डाल कर करके और अपने घर बनाना शुरू कर दिए। घर बनाना इनके शुरू होते गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, नदी सक्रिय होती गई, सक्रिय होती गई, यहाँ पे झील टाइप की थी, और वो एकदम आकर के ये बंद कर दी इन लोगों ने। तो अब इसका कारण क्या हुआ कि यहाँ पे पानी की हो गई मारा मारी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हुई, और मारा मारी होने के साथ में क्या हुआ, जो लोग थे वो मारे गए, और इसका काफी बड़ा परिणाम यहाँ पे भुगतने को मिला। तो इससे क्या करेंगे, अब ये जो लोग शोध करता है वो इसके बारे में जानेंगे कि इसकी वजह क्या रही। यहाँ पे पहले नदी हुआ करती थी, लोग का बसावट थी, फिर इनमें कुछ किसी बात को लेकर के युद्ध हुआ और उसका परिणाम क्या निकला। तो ये क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे और उसको सबक लेंगे कि हमें आगे कैसे करना है। ठीक है, आगे इसमें द्वितीयक तथ्यों के संकलन का स्रोत होता है। ऐतिहासिक विधि द्वारा प्राप्त तथा
द्वितीयक तथ्य के समान ही होते हैं। कोई जो अध्ययन करता जब इस विधि की सहायता से अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है, तो यह अध्ययन कैसा होता है? द्वितीयक तथ्यों के रूप में अनेक महत्वपूर्ण तथ्य एकत्रित करने में सहायक बन जाता है। यानी कि जो घटना हुई इतिहास में वो तो कैसा हो गया, वो तो प्राथमिक स्रोत थे, और जो द्वितीयक स्रोत हुए अब अपन लोग क्या कर रहे हैं, ग्रंथों का सहारा ले रहे हैं, खुदाई का सहारा ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, द्वितीयक स्रोत हो जाएंगे। इसके पश्चात जब कभी भी जो शोधकर्ता द्वारा कोई नया शोध कार्य किया जाता है, तो उसकी ये सूचनाएं पथ प्रदर्शक बन जाती हैं। यानी कि फिर से इसी क्षेत्र का अगर शोध हो रहा है और यहाँ पे फिर से ये लोग रिसर्च करने आ रहे हैं, और जो पहले यहाँ पे रिसर्च हो चुका है, तो अब क्या करेंगे, ये पहले जो रिसर्च हुआ था उसको पढ़ेंगे और उसमें थोड़ी बहुत जो कमियां होंगी उनको सुधारेंगे। तो जो पहला वाला शोध हुआ वो क्या कार्य करेगा, पथ प्रदर्शक का ये कार्य कर लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। परिवर्तन की प्रकृति को समझने में ये सहायक होता है कि पहले का वातावरण कैसा था, पहले का व्यवहार कैसा था लोगों का, या फिर पहले के लोग कैसे थे, या फिर जो पहले क्या क्या चीजें चलती थी, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सांस्कृतिक लोग कैसे थे, ये सभी पहले कैसे थे और आज के कैसे हैं, इनमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये भी किससे अपन लोगों को जानकारी मिल जाती है, ऐतिहासिक शोध से जानकारी मिल जाती है। ठीक है, ऐतिहासिक शोध की सीमाएं क्या होती हैं, जो अभी अपन लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे पहली सीमा दी गई है सत्यापन की समस्या, जो कि पीबी यंग के द्वारा दी गई थी। ये कैसे थे, किसी भी ऐतिहासिक तथ्यों की जांच या फिर परीक्षण नहीं कर सकता जो विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों और संख्याओं का निर्माण करने में सहायक होती है। ये किसने कहा था, पीबी यंग ने कहा था। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, एक रूपता का अभाव होता है। ऐतिहासिक विधि के उपयोग के लिए ये जानना अत्यंत कठिन होता है कि किन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर हम एक विशेष परिस्थिति या फिर तथ्य का मूल्यांकन कर सकते हैं। एक ही घटना के बारे में विभिन्न इतिहासकार में कथन में इतनी विभिन्नता होती है कि उनमें से सही स्थिति को ज्ञात करना अत्यंत कठिन हो जाता है। यानी कि कोई जो इतिहास है जिसके बारे में अपन लोग शोध कर रहे हैं, और भी लोग शोध करते हैं, तो उन सबके क्या होते हैं, अपने अपने तर्क होते हैं, जो उनने अनुमान लगा लिया। अब उनके पास में भाषाएं समझ में नहीं आ रही है, उनको उनकी लिखावट समझ में नहीं आ रही है, तो वो क्या करेंगे, अपने अपने अनुमान लगाएंगे और उसके आधार पर अपना शोध कंप्लीट कर देंगे। तो उसमें क्या होती है, विभिन्नता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक रूपता का अभाव देखने को मिलता है। मापन और गणना में अनुपयोगी होते हैं। जो ऐतिहासिक शोध होते हैं, इनमें दोष क्या है कि ये सांख्यिकी पद्धति की तरह इसमें तथ्यों की माप व गणना करना ये संभव नहीं होता है। क्या होता है, इसमें जो तथ्य होते हैं उनकी माप करना और उनका क्या करना, गणना करना, उनको जोड़ना घट कर ये होता है क्या, संभव नहीं होता है। जो ऐतिहासिक तथ्य हैं अपनी प्रकृति में विवरणात्मक होते हैं। यानी कि जो कैसे होते हैं, कई सारे इनके विवरण होते हैं, लोग अपने आधार पर विवरण करते हैं, क्योंकि इनकी जो भाषा होती है वो लोगों के समझने लायक नहीं होती है। जो शोधकर्ता होता है उसके समझने के लायक नहीं होती। जो पहले की भाषाएं थी वो अलग होती थी और आज की भाषाएं क्या है, अलग है। इस तरह माप और गणना के अभाव में ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर दिए गए निष्कर्ष अधिकतर कैसे हो सकते हैं, त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं। अभी आप लोग ज्यादा पास्ट में न जा करके कोई देख लीजिए, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ और ये चला गया, यहाँ से जो एक्सीडेंट वाला आदमी था वो चला गया। अब यहाँ पे जो शोधकर्ता पहुंचा कि किस कारण यहाँ पे रोड में गड्ढा था, या फिर जो जिस आदमी का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उसने ड्रिंक कर रखी थी, या फिर कोई और वजह थी, कोई सामने से उसको दे गया, या फिर वो खड़ा था चुपचाप उसको बस दे गई। क्योंकि आदमी कई सारे लोग थे तो वो उसको अलग अलग तरीके से बताएंगे कि नहीं ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो वो क्या होता है, सटीकता नहीं होती है, इसमें बहुत सारी त्रुटियां होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। विश्वसनीयता एवं जो वस्तुनिष्ठता होती है, इसकी यहाँ पे समस्या होती है। जो ऐतिहासिक शोध होता है इसकी कमी क्या है कि इसके अंतर्गत प्रयोग में लाए जाने वाले तथ्य अधिक विश्वसनीय नहीं होते हैं। तथ्य क्या, वही जो लोग अपन लोग क्या है, अभी एक्सीडेंट वाला उदाहरण लिया था कि एक्सीडेंट हो गया और ये लोग इसकी चोट लग गई, इसकी गाड़ी वगैरह थी वो टूट गई, पास में गड्ढा भी था, रोड कच्ची भी थी, पत्थर भी पड़ा था, साथ में सामने बस भी आ रही थी, लेकिन और कोई कह रहा था कि इसने ड्रिंक भी कर रखी थी, या फिर ये आराम से खड़ा था
और ये बस ने आकर के इसमें टक्कर मार दी। तो यानी कि इसमें कोई भी विश्वसनीयता नहीं है, एक इसका सटीक आंसर नहीं मिल सकता है, तो इसलिए क्या होता है, इसकी एक कमी मानी जाती है। ऐसे जो ऐतिहासिक तथ्य होते हैं, इनका संकलन प्राय इतिहासकारों के द्वारा किया जाता है। किसी भी घटना से संबंधित तथ्य को अपने अनुसार प्रस्तुत करता है, जिससे अनेक ऐसे तथ्य छूट जाते हैं जो कि सामाजिक अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी हो सकते हैं। इतिहासकारों का पक्षतापूर्ण दृष्टिकोण भी ऐतिहासिक तथ्यों की वस्तुनिष्ठता के मार्ग में बाधक बन जाता है। यानी कि जो शोधकर्ता होता है, यहाँ पे जो इतिहासकार होता है, वो वही दिखाना चाहता है जो वो खुद देखता है, और वो अपने ही फैक्ट उसमें लिखता है, तो इसलिए क्या होता है, ये इसमें त्रुटिपूर्ण माना जाता है। अपूर्ण और बिखरे हुए तथ्य होते हैं, तो वही जो अपन लोगों ने इसके बारे में जाना, एक्सीडेंट वाला उदाहरण, तो ये भी क्या होता है, तथ्य कैसे होते हैं, अपूर्ण होते हैं और बिखरे हुए होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोगों का दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, जो पद है शास्त्रा मीमांसा किससे उद्गमित हुआ है? द टर्म hermeneutics is drawn from सोशियोलॉजी, थियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या फिर इकोनॉमिक्स। यहाँ पे दिया गया है समाजशास्त्र, ईश्वर मीमांसा, नृविज्ञान या फिर अर्थशास्त्र। जो आपका शास्त्र मीमांसा है, ये जो शब्द निकला हुआ है, ये किससे निकला है, इसमें ये पूछा गया है। तो ये जो शब्द निकला है, ईश्वर मीमांसा से निकला हुआ है। किससे निकला है ये? ईश्वर मीमांसा से। बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो शास्त्र मीमांसा है, आपने इसको व्याख्या शास्त्र भी कहा जाता है, हर्मेन्यूटिक्स इसको इंग्लिश में कहा जाता है। देख लीजिए इसको, जो निरूपण या फिर व्याख्या का सिद्धांत और पद्धति होती है ये, जहां पर व्याख्या में ऐसी समझ शामिल होती है जिसे प्रमाणित किया जा सके। क्या होती है? कोई ऐसी समझ जिसको कि प्रमाण के साथ में बताया जाए, विशेषतर रूप से बाइबल दिया जाए, ग्रंथ दिया जाए, प्रज्ञा साहित्य या फिर जो दार्शनिक ग्रंथ है, इनकी व्याख्या विद्या दी जाए, तो ये क्या होता है, आपका शास्त्र मीमांसा होता है। इसका अभिप्राय है कि जो ग्रंथ, वस्तुएं और अवधारणाएं हैं, इनकी व्याख्या करने के लिए ऐतिहासिक रूप से विविध पद्धति और समझ के सिद्धांत दोनों से है। शास्त्र मीमांसा उन कई विधाओं में से एक भूमिका निभाता है जिनकी विषय वस्तु विशेष रूप से व्याख्यात्मक दृष्टिकोण की मांग करती है। जब आप लोग क्या करते हैं, इनमें से किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं व्याख्या करते होंगे। आप लोगों ने अगर गीता पढ़ी है, बाइबल पढ़ी है, ग्रंथ पढ़ा है, या जो भी आप लोगों ने रामायण पढ़ी है, तो आप लोग जब उसको पढ़ेंगे, तो उसकी जब कोई सामने बैठा होगा और आप सिंपली खाली बैठे हैं, तो आप बताएंगे तुझे पता है रामायण में ऐसा लिखा था, फिर उसमें ऐसा क्यों लिखा था, क्योंकि जो सीता जी थी वो ऐसा उन्होंने किया था। आप लोग क्या करेंगे, इसको एक व्याख्या के रूप में उन लोगों को बताएंगे, तो ये किसकी खास बात हो जाएगी, शास्त्र मीमांसा की ये खास बात हो जाएगी। जो विद्यापीठक विषय होती है, जैसे वस्तुकला, साहित्य, ऐतिहासिक गवाही, अन्य कलाकृतियों में संरचित मानवीय इरादों, विश्वासों और कार्यों के अर्थ या फिर मानव अनुभव के अर्थ से संबंधित होता है। ठीक है, तो आप लोग सीधा समझ जाएंगे कि जो शास्त्र मीमांसा होता है, ये किससे संबंधित हो जाएगा, आपका ईश्वरवाद से हो जाएगा या फिर आपका ईश्वरी मीमांसा से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे भी इनमें दिए गए हैं। आगे आपका जो नृविज्ञान है, ये क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए। नृविज्ञान या फिर इसको मानव शास्त्र भी कहा जाता है। मानव या फिर उसकी आनुवंशिकी, संस्कृति, समाज और इनकी वैज्ञानिक तथा समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण का अध्ययन जो होता है, उसको बोला जाता है क्या, नृविज्ञान या फिर मानव शास्त्र इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत मनुष्य के समाज के अतीत के बारे में और वर्तमान के विभिन्न जो पहलू हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो इंसान है, कोई एक आपका इंसान है, उसका अतीत कैसा था और उसका वर्तमान कैसा है, दोनों को रखा जाएगा और दोनों का अध्ययन किया जाएगा। वो किस में किया जाता है, नृविज्ञान में किया जाता है। सामाजिक नृविज्ञान और सांस्कृतिक नृविज्ञान, इनके तहत मानदंडों और समाज के मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। किस किस का किया जाता है, जो मानदंड है और जो समाज के मूल्य हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। भाषाई नृविज्ञान में पढ़ा जाता है। भाषाई नृविज्ञान क्या होता है, ये जो नृविज्ञान है इसके ही उप पार्ट हो जाएंगे, यानी कि उप इकाइयां हो जाएंगी। नृविज्ञान एक ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर, नृविज्ञान।
इनको 3 पार्ट में बांटा गया है। 3 में पहला हो जाएगा सामाजिक नृविज्ञान, सामाजिक नृविज्ञान, ठीक है। दूसरा हो जाएगा सांस्कृतिक नृविज्ञान, तीसरा हो जाएगा आप लोगों का भाषाई नृविज्ञान, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कितने में बांटा गया है तो 4 हो जाएगा। चौथा यहाँ पे दिया गया है, चौथा यहाँ पे लिख लीजिए शारीरिक या फिर जैविक, ठीक है। ये सभी क्या हो जाएंगे, नृविज्ञान के ही प्रकार हो जाएंगे। जो भाषाई नृविज्ञान होता है इसमें क्या किया जाता है, भाषा को पढ़ा जाता है कि कैसे भाषा सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। जो जैविक यहाँ पे जो शारीरिक नृविज्ञान होता है इसमें मनुष्यों के जैविक विकास का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है, जो मनुष्य है उसके जैविक विकास का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़िए, आगे इसमें कौन सा दिया गया है, धर्म मीमांसा या फिर ईश्वर मीमांसा क्या होती है, ये दैवत्व या फिर परमात्मा की प्रकृति होती है और व्यापक रूप से धार्मिक विश्वास विश्वास में व्यवस्थित अध्ययन है। ये किसमें अध्ययन करती है, ये धार्मिक विश्वासों का, जो लोगों का विश्वास होता है। इसमें कौन कौन आ जाते हैं, जो विद्यालय हो जाएंगे, धर्म प्रशिक्षालय हो जाएंगे, पारंपरिक गुरुकुल हो जाएंगे, इन सभी में किसका अध्ययन कराया जाता है, ईश्वर मीमांसा या फिर धर्म मीमांसा का अध्ययन कराया जाता है, ठीक है। बाकी की आप लोग पढ़ लेंगे, कहानियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंसिडर्ड एज थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी इन रिसर्च, रैंडमाइजेशन, जनरलाइजेशन, मेजोरेशन या फिर हिस्ट्री इंस्ट्रूमेंटेशन। आगे दिया गया है, इसके हिंदी पढ़िए। निम्न में से किसको अनुसंधान में आंतरिक वैधता के लिए खतरा माना जाता है। आप लोगों के ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, इनमें ऑप्शन नहीं लगाए मैंने। यादृच्छिकरण, सामान्यकरण, करणीयता, परिपक्वन, इतिहास या फिर यांत्रिकी। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या होगा, खतरे की बात कर रहा है ना ये, किस वैधता के लिए खतरा क्या माना जाएगा, तो देखिए परिपक्वन होता नहीं है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको खतरा माना जाता है। और इतिहास है जो कि सटीक नहीं होता है किसी भी अनुसंधान के लिए, उसमें विविधताएं रहती हैं, भिन्नताएं रहती हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का खतरा माना जाता है। और साथ में यांत्रिकी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा वो सी डी ई यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं और इनके अपन लोगों को आंसर बताने हैं। गुणवत्ता परक जो डेटा होता है यानी कि दत्त, देखिए इसको हिंदी में लिखा गया है दत्त, लेकिन ये क्या है, डेटा है, शक्तिशाली होते हैं क्योंकि उन्हें अत्यधिक संवेदनशील सामाजिक, ऐतिहासिक और लौकिक परिप्रेक्ष्य से संग्रहित किया जाता है। दूसरा ये कह रहा है कि गुणवत्ता परक जो डेटा होता है उससे संदर्भ संवेदनशीलता को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता। इंग्लिश में पढ़िए इसका, इंग्लिश में हो जाएगा, द क्वालिटेटिव डेटा आर पावरफुल बिकॉज दे आर कलेक्टेड फ्रॉम वेरी सेंसिटिव सोशल, हिस्टोरिकल एंड टेम्पोरल कंटेक्स्ट। सेकेंड ऑप्शन इसका कह रहा है कि कंटेक्स्ट सेंसिटिविटी कैन नॉट बी कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द क्वालिटेटिव डेटा। कौन सा इनमें से सही होगा वो आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे देखिए कथन एक और दो दोनों ही सही है, क्योंकि जो गुणवत्ता पूर्ण डेटा होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो शोधकर्ता होता है वो क्या करता है, जो शोधकर्ता होता है वो उसमें आंकड़ों को नहीं देखता है। किसको नहीं देखता है, आंकड़ों को नहीं देखता है, इसकी सिर्फ फीलिंगें होती हैं। वो एक सिर्फ फीलिंग के आधार पर ये वाला शोध करता है और इन डेटा को वो देता है। इसलिए क्या, ये जो वाला डेटा होता है वो सटीक नहीं माना जाता है, ज्यादा मान्य नहीं माना जाता है। ये जो गुणात्मक शोध है या फिर जो डेटा है इसमें क्या करता है, जो शोधकर्ता होता है उसके इसमें पक्षपात हो सकता है। क्या हो सकता है, पक्षपात हो सकता है, उसके हाव भाव इससे जुड़े होते हैं, ठीक है। और इसी के आधार पर अगर आप मात्रात्मक को लेंगे तो उसमें उसके कोई हाव भाव नहीं होते हैं, वो सीधा आंकड़ों पर कार्य करता है, ठीक है।
और जो गुणात्मक शोध है, यहाँ पे जो डेटा इकट्ठा होता है वो कैसा होता है, आगमन पद्धति पर आधारित होता है। ये आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चंस में पूछा गया है, इसीलिए बता रहे हैं। आगमन पद्धति पर ये आधारित होता है। ठीक है। गुणात्मक ज्यादा सटीक नहीं माना जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसमें सिर्फ गुणों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है किसी भी डेटा का। किस पर किया जाता है ये, गुणों के आधार पर किया जाता है। और ये जो गुणात्मक डेटा होता है ये विषयनिष्ठ होता है। कैसा होता है ये, विषयनिष्ठ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। यहाँ पे शोध के परिप्रेक्ष्य दिए गए हैं और उनके विषय दिए गए हैं कि कौन से विषय में कौन सा शोध किया जाता है। समृद्धि शास्त्र है, नजाति वर्णन है, नजाति प्रणाली विज्ञान है, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया अंतःक्रियावाद है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा हो जाएगा, देखिए। जो आपका समृद्धि शास्त्र होता है, फिनोमेनोलॉजी होता है, इसमें जो इसका जो अध्ययन किया जाता है वो किस विषय में किया जाता है, ये आपके दर्शन शास्त्र में किया जाता है। किस में किया जाता है, दर्शन शास्त्र में किया जाता है, जो कि फोर्थ में दिया गया है। यहाँ पे फोर्थ लिख लीजिए। नजाति वर्णन है, अभी अपन लोगों ने नजाति के बारे में जाना हुआ था, तो ये किस में किया जा रहा था, मानव विज्ञान में किया जा रहा था। तो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट लिख लीजिए। ठीक है। अब आगे दिया गया है नजाति प्रणाली विज्ञान, तो ये किसका किया जाएगा, तो ये आप लोगों का किया जाएगा समाज शास्त्र में। तो यहाँ पे आप लोग सेकंड लिख लेंगे। ठीक है। अब रह गया प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सामाजिक मनोविज्ञान हो जाएगा। डी का यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट हो रहा है आप लोगों का, 4 1 2 3 सही हो जाएगा, वो डी में दिया गया है। तो डी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट है, बाकी के सभी क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। यदि कोई सर्वेक्षण टेलीफोन के माध्यम से कराया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इफ अ सर्वे इज कंडक्टेड टेलीफोनिकली, which among the following statement is true? It improve quality of data, it improve the validity research, it reduce the cost of data collection, या फिर it makes participant comfortable। तो यहाँ पे आप लोग बताइए कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा, इस हिंदी में भी देख लीजिए, इससे जो देने की गुणवत्ता होती है उसमें सुधार होता है, इससे विधिमान्यता शोध में सुधार होता है, या फिर इससे, देखिए दन लिखा गया है यहाँ पर, डेटा है ये, इससे डेटा संग्रहण की लागत घट जाती है, इसके फलस्वरूप प्रतिभागी सहज महसूस करते हैं। तो देखिए, कोई जो शोध है वो कराया जा रहा है किसके माध्यम से, सर्वेक्षण टेलीफोन के माध्यम से करा रहा है। तो यहाँ पे जो क्या होगा, इससे जो डेटा है और उसके संग्रहण की जो लागत है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टेलीफोन के माध्यम से है, आपका जाने आने का खर्चा घटे, बहुत कम होगा, और आप लोग वहीं से बैठ करके अपना टाइम बचा करके ये सर्वेक्षण कर सकते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी के सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। यहाँ पे आप लोगों के शोध के प्रकार दिए गए हैं और उनका विवरण दिया गया है, कौन सा शोध किस तरीके से किया जाता है। पहले यहाँ पे गुणात्मक शोध दिया गया है, परिमाणात्मक शोध दिया गया है, त्रिकोणीयता दिया गया है, पराविश्लेषण दिया गया है, और इसमें दिया गया है फाइल ड्रॉअर प्रॉब्लम, बहुविधियों पर आधारित निष्कर्षों का अभिसरण, या फिर सांख्यिकी विश्लेषण, या फिर निर्वचनात्मक। इंग्लिश में देख लीजिए, क्वालिटेटिव रिसर्च दिया गया है, क्वांटिटेटिव रिसर्च दिया गया है, ट्रायंगुलेशन दिया गया है, मेटा एनालिसिस दिया गया है। इनका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फाइल ड्रॉवर प्रॉब्लम है, और जो कन्वर्जेंस ऑफ फाइंडिंग बेस्ड मल्टीपल मेथड्स है, स्टैटिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिव। तो इसका जो ऑप्शन सही है यहाँ पे, कौन सा किसमें शोध होता है, शोध के प्रकार देख लीजिए।
तो इसका ऑप्शन देखिए, यहाँ पे जो गुणात्मक शोध होता है उसमें अभी अपन लोगों ने जाना था ये कैसा होता है, इंटरप्रेटिव होता है यानी कि निर्वचनात्मक होता है। ए का यहाँ पे लिख लीजिए फोर्थ को। आगे बढ़िए, परिमाणात्मक या फिर मात्रात्मक भी लिख लीजिए आप, इसको अलग से नाम आ सकता है, मात्रात्मक है। और यानी कि क्वांटिटेटिव होता है। ये जो रिसर्च होता है ये कब होता है, इसको बोला जाता है सांख्यिकी विश्लेषण। इसमें आंकड़ों का विश्लेषण होता है, आंकड़ों के द्वारा ये क्या किया जाता है, इसका मूल्यांकन होता है और उसी के आधार पर इसको सत्यापित किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का थर्ड हो जाएगा मात्रात्मक में। आगे देखिए त्रिकोणीयता, इसमें क्या होता है त्रिकोणीयता में, इसमें बहुविधियों पर आधारित निष्कर्षों का अभिसरण किया जाता है। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और जो पराविश्लेषण होता है ये क्या होता है, फाइल ड्रॉवर प्रॉब्लम होता है। तो डी का यहाँ पे आप लोग फर्स्ट लिख लीजिए। 4 3 1 2 1, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है वो बी हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित कार्यकलाप सामाजिक शोध में प्रयोग करने से संबंधित है। कौन से संबंधित है बताइए, सामाजिक शोध में जिनका प्रयोग किया जाता है। प्रायोगिक परिवेश का नियंत्रण करना, प्रायोगिक परीक्षण पुनरीक्षण एवं परीक्षण करना, प्रतिभागियों के साथ में परानुभूति करना, प्रतिभागी के अच्छे गुणों की सराहना करना, या फिर व्यवहार के स्तरों को विनिर्दिष्ट करना। फॉलोइंग एक्टिविटी आर रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन सोशल रिसर्च। आंसर देखिए इसके, कंट्रोल द एक्सपेरिमेंटल एनवायरमेंट, या फिर पायलट टेस्ट, रिवाइज एंड टेस्ट, empathy with the participant, praising the good qualities of the participant, या फिर specify the treatment of labels। तो इसके कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो सही हो जाएंगे, वो भी किसके लिए, सामाजिक शोध में प्रयोग के लिए। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो प्रायोगिक परिवेश होता है उसका नियंत्रण होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे अपन लोगों को शोध करना है, क्योंकि जो परिवेश होता है बहुत बड़ा है, इसके अथाह है। तो आप लोग एक क्षेत्र नियत करेंगे कि यहाँ पे हमें क्या करना है, शोध करना है। अब उसका क्या करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे पहले कि ये है कि नहीं है हमारे शोध के लायक। फिर से उसका पुनरीक्षण करेंगे, एंड एंड में उसका टेक्स्ट लेंगे। और जो प्रतिभागी होता है उनके साथ में परानुभूति यानी कि सहानुभूति, परानुभूति दिखाएंगे, सहानुभूति नहीं दिखाएंगे कि कोई कमजोर है तो उसको आप लोग अपना मतलब पैसे के द्वारा उसको वो कर दें। तो ऐसा नहीं इसमें होता है। हाँ, कोई गलत कर रहा है और उसको कहीं पे गलती हो रही है, वो जब आपसे पूछ रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, सलाह देंगे कि आप भाई ऐसा ऐसा करो तो आपका ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे परानुभूति दिया गया है, परानुभूति नहीं होना चाहिए, सी ऑप्शन आपका नहीं होगा। प्रतिभागी प्रतिभागी के अच्छे गुणों की सराहना करना, या फिर व्यवहार के स्तरों को विनिर्दिष्ट करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो जो व्यवहार के स्तर है इनको विनिर्दिष्ट करना होगा, यानी कि ए बी ई ऑप्शन करेक्ट होगा, सी नहीं होगा। 1 मिनट, ठीक है, सी नहीं होगा आपका, जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए बी एंड ई होगा, ये वाला नहीं होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन में पढ़िए। यदि किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण की लंबाई बढ़ाई जाती है तो इसे विश्वसनीयता और वैधता दोनों में सुधार होता है। दूसरा ये कह रहा है कि किसी परीक्षण के प्राप्तांक की व्याख्या इसके मानक का संदर्भ लिए बिना की जा सकती है। इनमें से कौन सा कथन सही है, इंग्लिश देख लीजिए। इफ द लेंथ ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज इंक्रीज इट इम्प्रूव बोथ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। और सेकंड ऑप्शन इसका कह रहा है कि स्कोर ऑफ द टेस्ट कैन बी इंटरप्रेटेड विदाउट डिफरिंग टू इट्स नॉर्म्स। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन कौन सा सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, या फिर 1 और 2 दोनों गलत हो जाएंगे, ए सही है 2 गलत है, या फिर 1 गलत है 2 सही है।
तो ऑप्शन जो होगा देखिए, पहला ऑप्शन सही कह रहा है कि यदि किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण की लंबाई अगर बढ़ा दी जाती है तो इससे विश्वसनीयता और वैधता दोनों में ही क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा कह रहा है कि कोई भी जो परीक्षण होता है इसके प्राप्तांक की व्याख्या इसके मानक का संदर्भ लिए बिना की जा सकती है। ऐसे कैसे? जब मानक ही नहीं लेंगे, उसका कोई संदर्भ भी नहीं लेंगे, तो उसकी प्राप्तांक की व्याख्या आप लोग कैसे कर सकते हैं? तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से क्या प्रायोगिक विधि इनकी विधि मान्य आलोचना है? आलोचना करना है इसमें, बताइए। सामाजिक स्थिति में इसे करना असंभव है, तो बताइए सामाजिक विज्ञान में होता नहीं है क्या ये? तो ये तो होता है, तो ये आलोचना नहीं होगी, शोध होता है, तो इसको आप लोग हटा देंगे। प्रयोगशाला की दशा का कृत्रिम स्वरूप होता है, कृत्रिम स्वरूप नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो ये आपका थोड़ा सा सही लग रहा है। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान में अच्छे प्रयोग का उपलब्ध नहीं होना, ये नहीं होना चाहिए। सामाजिक शोध की समस्याओं का अध्ययन प्रायोगिक आधार पर नहीं किया जा सकता है, तो इसमें देखिए आलोचना की गई है। आलोचना किस में रूप में जाना जाता है, तो हाँ, तो इसमें जो प्रयोगशाला होती है उसकी दशा का कृत्रिम स्वरूप हो सकता है, प्रयोगशाला है मानव के द्वारा बनाई जा सकती हैं, तो इसलिए आपका जो आलोचना कौन सी हो जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ये सभी सही हैं, तो इनको गलत कर लेंगे और बी को आप लोग क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसमें घुमाया गया है, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्व मानव जाति वर्णन एक उपागम है जो निम्नलिखित में से किसका विश्लेषण करता है? निजी अनुभव का, सामुदायिक मुद्दे का, स्थानीय जनजातियों का, या फिर सांस्कृतिक दूरी का? तो जो विश्लेषण करता है मानव जाति, वो किसका करता है, वो करता है खुद के अनुभव के द्वारा। वो कोई भी वर्णन करेगा, किसी का वर्णन करेगा, चाहे वो आपका करे, चाहे वो किसी जगह का करे, किसी चीज का करे, किसी खाने के आइटम का करे। वो कैसा करेगा, जब उसने खुद उसका अनुभव किया हुआ है और खुद उसने महसूस किया है। जब जैसे आप लोग बताएंगे कि हाँ भैया मैंने पिज्जा, जब आपने पिज्जा खाया आपको अच्छा लगा, आपने फिर उसको 4 लोगों को बताया कि भैया जो पिज्जा है ना इतना टेस्टी होता है, जब अपन इसको खींचेंगे तो इसमें एक च्युइंगम टाइप का खिस्ता चला आता है, बहुत सारी वेजिटेबल्स डली होती है, काफी टेस्टी होता है। और इसका जो चीज होता है बहुत अच्छा होता है, इसमें जो ऑरिगेनो फ्लेक्स होती हैं वो भी डली होती हैं, वो एक अलग ही टेस्ट देती हैं। इसके साथ में कोल्ड ड्रिंक पियो तो बहुत अच्छा होता है। ये आपने कब इसका व्याख्या किया, कब इसका विश्लेषण किया, जब आपके खुद के निजी अनुभव थे, तब आपको इसने क्या किया, आपने इसको विश्लेषण किया। ठीक है, तो मानव जाति वर्णन क्या होता है, खुद के अनुभव के आधार पर ही किसी का विश्लेषण करती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोध में जो मध्य रेंज सिद्धांत है किस में कार्य करता है? व्यापक क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में, सुनम्य क्षेत्र में, या फिर प्रतिनिधित्वात्मक क्षेत्र में? इंग्लिश देख लीजिए इसका। इन रिसर्च मिडिल रेंज थ्योरीज ऑपरेट इन अ वाइडर डोमेन, लिमिटेड डोमेन, फ्लेक्सिबल डोमेन, या फिर रिप्रेजेंटेटिव डोमेन? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मध्य रेंज सिद्धांत होता है ये एक सीमित क्षेत्र को दिखाता है। किसको दिखाता है, एक सीमित क्षेत्र को ही दिखाता है, बाकी के चारों ओर से इसको कोई मतलब नहीं है। क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट है, सीमित क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ऐतिहासिक शोध में कमजोर विश्लेषण किस कारण से होता है, वो आप लोगों को बताना है। निर्वैयक्तिक व्याख्या होती है इसमें, या फिर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर बल दिया जाता है, अति सामान्यीकरण होता है, अति सरलीकरण होता है, या फिर सामाजिक संदर्भ की पहचान न होना? इंग्लिश देख लीजिए। पुअर एनालिसिस इन हिस्टोरिकल रिसर्च इज ड्यू टू impersonal interpretation, या फिर emphasize on objective assessment, ओवर जनरेशन, या फिर ओवर सिंप्लीफिकेशन, नॉन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोशल कंटेक्स्ट? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अति सामान्यीकरण होता है, अपने अनुसार जो आप लोगों ने देखा, आपके एहसास में जो आया वो आपने क्या कर दिया होता है, लिख दिया उसमें, और वो क्या हो जाता है, आपका ऐतिहासिक शोध मान लिया जाता है। अति इसमें सरलीकरण होता है, काफी इजी होता है लिखना, उसमें बस अपने हाव भाव
ऐड करा दिए इसमें और बता दिया कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता होगा उस टाइम में, ठीक है। सामायिक संदर्भ की पहचान इसमें कुछ नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके कमजोर विश्लेषण हो जाएंगे। सी डी ई हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, जो कि सी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें पहले दिया गया है विश्वसनीयता के परीक्षण के आधार पर पहला परीक्षण और पुनः परीक्षण, अंतः मूल्यांकन करता, समानांतर रूप, अर्धभंजित, इनका विवरण दिया गया है। प्रश्नावली के 2 भागों के पृथक रूप से एक समूह को प्रदायगी। दूसरा कह रहा है कि एक प्रश्नावली के भिन्न संस्करण प्रदान करना जो उत्तरदाताओं के लिए कैसे हो, समतुल्य हो। तीसरा कह रहा है कि भिन्न लोगों के द्वारा उसी परीक्षण को किया जाता है। चौथा इसमें बता रहा है कि एक समयावधि पर उसी परीक्षण को फिर से दोहराया जाता है। अब इसका इंग्लिश देख लीजिए। टेस्ट एंड रीटेस्ट, इंटरलेटर, पैरेलल फॉर्म्स, स्प्लिट हाफ। इंग्लिश देखिए इसकी। डिलीवरिंग अ क्वेश्चनायर इन 2 पार्ट्स सेपरेटली एंड अ सैंपल ग्रुप, यानी कि जो आपका क्वेश्चनायर होता है उसको क्या करना है, 2 पार्टों में डिवाइड करना है, पहला अलग से करना है और एक को ग्रुप में रखना है। प्रोवाइडिंग डिफरेंट वर्जन ऑफ अ questionnaire which are equivalent for respondent. The same test is conducted by different people in the same test over a period of time is repeated. तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों को क्या करना है, बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, वो आप बताएं। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा परीक्षण और पुनः परीक्षण में क्या होगा उसको जानिए। यहाँ पे देखिए, जो परीक्षण और जो पुनः परीक्षण होता है उसमें एक ही जो समयावधि होती है उस पर उसी परीक्षण को फिर से दोहराया जाना, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का पुनः परीक्षण हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए फोर्थ को। अब अंतिम मूल्यांकन करता, इसमें क्या होता है, इसमें जो भिन्न लोगों के द्वारा उसी परीक्षण को किया जाना, यानी कि एक ही परीक्षण जो हो रहा है अलग अलग लोगों के द्वारा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अंतिम मूल्यांकन करता हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग थर्ड लिख लीजिए, ठीक है। समांतर रूप, समानांतर रूप, इसमें क्या होगा, जो समानांतर रूप होता है इसमें एक ही प्रश्नावली के भिन्न संस्करण प्रदान करना, यानी कि कोई एक प्रश्न है उसी को जो शोधकर्ता है उसमें बांट देंगे और जो उत्तरदाताओं के लिए क्या सा होता है, समतुल्य होता है, समान होता है, लेकिन जो उसका उत्तर होगा वो भिन्न भिन्न आएगा क्योंकि उनका अपना अपना नजरिया होता है। तो ये कैसा हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, ये यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। अब आता है आगे अर्धभंजित। अर्धभंजित में प्रश्नावली के 2 भाग होते हैं जिनको पृथक रूप से एक को समूह में दिया जाता है और एक को अलग से दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट लिख लीजिए। ऑप्शन जो सही हो रहा है वो आपका फोर्थ हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। शोध का वह प्रकार जिसमें शोधकर्ता किसी परिघटना की जानकारी प्राप्त करता है अथवा इसमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहता है कहलाता है क्या, निदानात्मक शोध या फिर अन्वेषी शोध, वर्णनात्मक शोध या फिर प्राकल्पनात्मक परीक्षण हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन आपका सही होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये देखिए इसमें वो क्या कर रहा है, नई जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो ये एक खोज के रूप में चल रहा है। ये कैसा होगा, खोज के रूप में होगा और अपनी नई तर्क के आधार पर इसको शोध कर रहा है, तो ये अन्वेषी शोध हो जाएगा। जो निदानात्मक शोध होता है वो कब होता है, जब हमने कोई शोध किया और उसको हमने लिखा, उसके बारे में पढ़ा, जब हमें उसमें गलतियां महसूस हुई, गलतियां हमने क्या की, महसूस हुई और उनको सुधारने के लिए जो फिर से शोध किया, वो हमारा कौन सा होता है, निदानात्मक शोध होता है। वर्णनात्मक शोध क्या होता है, कोई शोध हुआ या फिर कोई घटना हुई और उसी का अपन लोगों ने वर्णन कर दिया और ये आपका कैसा हो जाएगा, वर्णनात्मक शोध हो जाएगा, ठीक है। प्राकल्पनात्मक परीक्षण क्या होता है, जो अपनी परिकल्पना बनाई जाती है कि हमें शोध किस तरीके से करना है, क्या क्या इसकी बेस रखनी है, किस किस आधार पर शोध करना है, तो वो क्या हो जाएगा, प्राकल्पनात्मक परीक्षण हो जाएगा। ऑप्शन जो आप लोगों का करेक्ट है इसमें वो बी हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़िए। विचार, अभिवृत्ति तथा अन्य अवधारणाओं के विभिन्न परिणामों की संख्या नियत करने की प्रक्रिया
कहलाती है क्या? परागमन यानी कि रिग्रेशन, मापन यानी कि स्केलिंग, प्रसरण यानी कि वेरिएंस, सुसंगतता या फिर कंकर्डेंस। तो इसकी जो ऑप्शन सही होगा वो क्या हो जाएगा? विचार है, अभिवृत्ति है एवं अन्य अवधारणाओं के विभिन्न परिमाणों, इनकी संख्या नियत करने की जो प्रक्रिया हो जाती है उसको कहा जाता है क्या? स्केलिंग या फिर इसको मापन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मापन साधनों यानी कि मेजरमेंट टूल्स को विकसित करने की प्रविधियों को सही अनुक्रम पहचानने हैं, यानी कि इनका पहले कौन सा आएगा दूसरा कब होगा, तो वो आपको इनको क्रम से लगाना है। पहले इसमें बता रहा है कि अवधारणा आयामों का विनिर्देशन यानी कि स्पेसिफिकेशन ऑफ कंटेस्ट डायमेंशंस, सूचकों का चयन करना, कौन से यानी कि सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स। दूसरा कह रहा है सी में यहाँ पे अवधारणा का विकास करना यानी कि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करना, सूचकांक का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या इनका क्रम होगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा, एक आप लोग अवधारणा बनाएंगे कि हमें किस तरीके का मापन करना है। सबसे पहले अवधारणा बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले बन गई क्या? अवधारणा। अगर अवधारणा के आधार पर देखेंगे तो अपना आंसर यहीं से हो जाएगा करेक्ट, लेकिन फिर भी अपन इसको समझ करके चलेंगे। अब जो अवधारणा बन गई इसके बाद में क्या करेंगे, जो आयाम है उनका क्या कर देंगे, विनिर्देशन करेंगे। फिर से उनको देखेंगे कि क्या क्या अपन लोग को इसमें यूज करना है। तो इसमें आपका ए हो जाएगा। इसके बाद में सूचक होंगे कौन कौन से, इंडिकेटर्स है इनका चयन करेंगे, और सबसे एंड में जो होगा आपका क्या होगा, वो सूचकांक का निर्माण करना होगा, फॉर्मेशन ऑफ इंडेक्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है और ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, लिकर्ट प्रकार, एक मिनट, क्वेश्चन रह गया है क्या? नहीं, चलिए। लिकर्ट प्रकार के मापन स्केल में विकल्पों के सही समुच्चय शामिल है। क्या है लिकर्ट स्केल, इसको देखते हैं क्या क्या इन्होंने शामिल किया हुआ है। जो लिकर्ट प्रकार का मापन होता है इसका काम निर्णायकों के परामर्श समूह के बिना किया जा सकता है। लिकर्ट प्रकार के मापन को विश्वसनीय नहीं माना जाता है। लिकर्ट प्रकार के मापन की रचना करने से अधिक समय लगता है, या फिर लिकर्ट प्रकार के मापन में प्रत्येक विवरण के लिए योग्यता का अंतर स्पष्ट करने के लिए एक आनुभाविक परीक्षण यानी कि इम्पेरिकल टेस्ट दिया जाता है, या फिर लिकर्ट प्रकार के मापन का उपयोग प्रत्यर्थी केंद्रित अध्ययन यानी कि रेस्पोंडेंट स्टैंडर्ड स्टडी में किया जा सकता है। तो इसमें जो समुच्चय शामिल है लिकर्ट स्केल में वो आप लोगों को बताने हैं कौन कौन से शामिल हैं। तो वो देखिए इनके, आप लोगों को पूरा लिकर्ट स्केल पढ़ना पड़ेगा, शायद मैंने इसमें लगाया हुआ है, वो भी आप लोगों को करा दूंगी। इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएंगे लिकर्ट के, तो इसमें जो लिकर्ट प्रकार का मापन होता है उसका काम निर्णायकों के परामर्श समूह के बिना किया जाता है। ये आपका सही हो जाएगा ए। ए के बाद में जो आपका लिकर्ट प्रकार का मापन होता है उसमें प्रत्येक विवरण के लिए योग्यता का अंतर स्पष्ट करने के लिए एक आनुभाविक परीक्षण यानी कि इम्पेरिकल टेस्ट दिया जाता है, ये भी इसका सही हो जाएगा। और जो लिकर्ट प्रकार का मापन होता है इसका उपयोग प्रत्यर्थी केंद्रित अध्ययन यानी कि रेस्पोंडेंट स्टैंडर्ड स्टडी में किया जा सकता है। तो ये भी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ए डी ई आपके ऑप्शन सही है, वो दिए गए हैं सी ऑप्शन में, और ये सभी गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए क्या है ये लिकर्ट पैमाना। ये किसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो एक प्रश्नावली में इस्तेमाल किया जाता है, और एक क्लोज एंडेड मजबूर पसंद पैमाना है। मजबूर नहीं, मजबूत होगा ये, ठीक है, जो कि उत्तर की एक श्रृंखला प्रदान करता है, एक चरम से दूसरे चरम तक लेके जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे तो एक पैमाने में 5 विकल्प हो सकते हैं, जो एक छोर पर दृढ़ता से सहमत से शुरू होते हैं और दूसरे पर दृढ़ता से असहमत के साथ में ये समाप्त होते हैं। मध्य 3 बिंदुओं में कम चरम विकल्पों के साथ में ये चलते हैं। मनोविज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में भी लिकर्ट स्केल को व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। देखिए इनके तथ्य देख लीजिए क्या क्या है। तो ये जो स्केल होता है उत्तरदाताओं को प्रतिक्रियाओं के एक रैखिक सेट से चुनने में सक्षम बनाता है, जो तीव्रता या फिर ताकत में वृद्धि या फिर कमी करता है। ये क्लोज एंडेड मजबूत पसंद पैमाना होता है।
मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विज्ञान में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। लिकर्ट स्केल शोधकर्ताओं को डेटा एकत्रित करने में सक्षम बनाता है और ये प्रतिभागियों की राय में भी सूक्ष्मता और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह डेटा मात्रात्मक है, इम्पोर्टेंट है ये वाला। कैसा, ये मात्रात्मक है और आसानी से सांख्यिक के रूप में इसका विश्लेषण किया जा सकता है। इसमें जो नंबर्स चलते हैं 1 से लेकर के 5 तक चलते हैं, लेकिन जो विकल्पों की श्रृंखला से होती है वो कैसी होती है, 1 से लेकर के 7 तक होती है और 0 से लेकर के 4 स्केल या फिर सम संख्या वाले स्केल इसमें शामिल होते हैं, जो कि 1 से 4 तक होते हैं या फिर 1 से 6 तक होते हैं। ये इनका स्केल याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसका जो निर्माण हुआ था अमेरिकी मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे, नाम था इनका रेसिंस लिकर्ट, 1932 में इसका निर्माण किया था। इनके फायदे और नुकसान देख लीजिए। इसमें क्या होता है, प्रत्येक आइटम के जवाब चुनने के लिए कई श्रेणियों को शामिल करना होता है। लिकर्ट स्केल एक शोधकर्ता को डेटा एकत्रित करने में सक्षम बनाता है, जो प्रतिभागियों की राय में सूक्ष्मता अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। दूसरी ओर अगर लिकर्ट स्केल की बात करेंगे तो जो उत्तरदाता हैं उनके सामाजिक रूप से वांछनीय दिखने की आवश्यकता को प्रभावित हो सकते हैं। विशेष रूप से यदि किसी प्रतिभागी की राय है कि वे जानते हैं उन्हें सामाजिक रूप से अस्वीकार माना जाएगा, तो वे किसी ऐसी वस्तु के लिए प्रतिक्रिया चुन सकते हैं जिससे उनकी राय शेष दुनिया के लिए कैसी हो, उपयुक्त लगे। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने उन मतों से सहमत होने की संभावना नहीं है जो अल्पसंख्यक के प्रति दृष्टिकोण के बारे में एक प्रश्नावली को पूरा करते समय उन्हें पूर्वाग्रह से ग्रस्त लगने के कारण बनते हैं। इस मुद्दे को एक संभावित उपाय उत्तरदाताओं को गुमनाम रूप से प्रश्नावली भरने की अनुमति देना हो सकता है, यानी कि इसको गुमनाम नहीं रखा जा सकता है। तो इसके कुछ फायदे और नुकसान भी हैं, तो वो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन, और ये कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आप लोग सोइए।